Hello, Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Neat Plus. Hope all of you are fine and are doing well. So आज हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट का टॉपिक चूज़ किया है और एक बेसिक क्वेश्चन लिया है जो कि 1996 में आया है। तो इसमें क्या पूछा गया है, द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl at a distance r and current carrying element current I is। तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट है जो एक करंट एलिमेंट है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है dl, और कहा क्योंकि इसमें करंट फ्लो I कर रही है तो एज पर राइट हैंड थंब रूल इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। तो एट ए डिस्टेंस r पूछा गया है इसका मैग्नेटिक फील्ड dB। तो हमें जैसे पता है कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितनी ज़्यादा करंट फ्लो हो रही होगी इस एलिमेंट में उतनी ज़्यादा dB मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। जितना ज़्यादा दूर ये होगा उतना ज़्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड होगा उस जगह पे। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं dl क्रॉस r से। तो जब हम इन सब को कंबाइन करेंगे तो जो हमारी रिलेशन आ जाती हैं वो आ जाती है म्यू नॉट बाई 4 पाई I टाइम्स dl क्रॉस r, ये दोनों वेक्टर होते हैं, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r क्यूब। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर आ जाता है। इसी को हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहते हैं। सैवर्ट्स लॉ कहते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। लेकिन अगर आपको कभी पूछा जाए कि ये मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन डिस्टेंस r से कैसी है, तो यहाँ तो लग रहा है r क्यूब है, बट सिंस ये dl क्रॉस r है, ये मॉड dl मॉड r साइन थीटा आ जाता है और वो r एंड r कैंसिल हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। और जो ये dl होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चूज करेंगे जो कि रिसेंटली नीट 2019 में पूछा गया है। इट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप, करंट लूप। तो क्या कहा गया है, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I splits into two parts as shown in the figure. The radius of the circular loop is r. The total magnetic field at the center P at the loop is। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और उसमें से करंट I फ्लो कर रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा जो कि हमें राइट हैंड थंब रूल से आ जाएगा। राइट हैंड थंब रूल से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आउट ऑफ द स्क्रीन आ जाता है जो कि अपवर्ड्स है। और इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस r है वो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स I बाई 2r। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। नाउ इस क्वेश्चन में हमें कुछ और पूछा गया है। हमें पूछा गया है कि जो हमारे पास एक सर्कुलर एलिमेंट है और
इस पॉइंट पे करंट आई आ रही है और यहाँ से I1 जा रही है और इस पॉइंट पे ये वापस आ रही है और यहाँ से I2 आ रही है। तो ये बाइफरकेट हो रही है I1 और I2 में, और दिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। तो हम इसको सिंपली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 ढूंढेंगे, दैट इज B1। वो होगा बराबर म्यू नॉट I1 बाई 2R। इसका रेडियस R है। तो चलिए मुझे बोलिए, क्या हम ये लिख सकते हैं? ये हम उस वक्त लिखते हैं जब हमारा I1 पूरे सर्कुलर एलिमेंट में फ्लो कर रहा होगा, लेकिन इस वक्त हमें लिखना है θ1/2π, चूँकि ये करंट इतने ही लेंथ में 3/4 लेंथ में जा रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी उसी हिसाब से आएगा। अगर ये पूरे सर्कुलर में जा रही होती तो हम θ1 के बदले 2π लिखते और वो 2π कैंसिल हो जाता और हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आ जाता। तो हमारा जो P1 आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I1/2R टाइम्स θ1। तो ये θ1 कितना ट्रैवर्स कर रहा है I1 एलिमेंट? ये कर रहा है 3 टाइम्स π/2, दैट इज 270 डिग्री डिवाइडेड बाई 2π। दिस पाई एंड पाई विल गो और ये आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स म्यू नॉट I1 बाई दिस इज 4R। सिमिलरली हम B2 निकालेंगे जो कि बराबर होगा म्यू नॉट I2/2R। इधर भी θ2/2π आ जाएगा और वो हमारा आ जाएगा म्यू नॉट I2/2R टाइम्स, ये करंट एलिमेंट खाली इधर से लेके इधर तक ही ट्रेवर्स कर रही हैं, इतने ही एलिमेंट में फ्लो कर रही हैं। और ये एलिमेंट कितना थीटा ट्रेवर्स करता है? ओनली 90 डिग्री, दैट इज π/2 डिवाइडेड बाई 2π। पाई एंड पाई विल गो। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2R 4 4 8, तो ये 8R आ जाएगा और यहाँ पर भी म्यू नॉट I2/8R आ जाएगा। तो क्या आप इस B1 की डायरेक्शन बोल सकते हैं? चूँकि ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ये डाउनवर्ड्स आ जाएगा और ड्यू टू दिस करंट I2 इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अपवर्ड्स आ जाएगा। इसके बाद क्या हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे हमारे पास तो B1 भी है B2 भी है, इनका अलजेब्रिक सम निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास जो I1 एंड I2 है उसकी रिलेशन हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें I1 और I2 की रिलेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करेंगे, चूँकि हमें पता है करंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इजंट इट? करंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है बराबर ρL/A। और इस करंट एलिमेंट में रो एंड ए आर कांस्टेंट, तो क्या हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो क्या हम बोल सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? बिकॉज I is inversely proportional to resistance and resistance is directly proportional to length। वहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं कि I is inversely proportional to length। तो चलिए, क्या अब हम I1 और I2 की रिलेशन निकाल सकते हैं इसको कंसिडर मद्देनज़र रखते हुए? तो आपको तो पता है I1 कितनी लेंथ में फ्लो कर रहा होगा? I1 फ्लोज थ्रू L1 और वो L1 किसके बराबर होगा? L1 विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ
2 पाई आर, चूँकि टोटल सर्कुलर सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर है और ये 3/4 ऑफ सर्कल फ्लो कर रही है, तो ये आ जाएगा 6 पाई 2 1 आर 2 2 आर, दैट इज 3 पाई आर बाई 2। और जो हमारा I2 है वो फ्लो कर रहा है L2 थ्रू L2, और वो L2 हमारा है 1/4 टाइम्स 2 पाई आर। 1/4 इस सर्कल में मूव कर रहा है इतने ही हिस्से में, जो कि बराबर है पाई आर बाई 2। तो अब हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो क्या हम लिख सकते हैं I1 बाई I2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ करेंगे, यहाँ से हम I1 बाई I2 लिख सकते हैं, यहाँ से इन दो का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज पाई आर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3 पाई आर बाई 2। पाई आर बाई 2 एंड पाई आर बाई 2 विल गेट कैंसल्ड एंड विल बी इक्वल टू 1/3। यहाँ से हमारा I2 आ जाएगा थ्राइस ऑफ I1। तो अब हमारी I2 और I1 की रिलेशन आ गई। इसके बाद हम B1 और B को अलजेब्रिकली सम करेंगे, चूँकि हमारा B1 बराबर है 3 टाइम्स म्यू नॉट I1 बाई 8R, जो कि डाउनवर्ड्स हैं। अगर हम डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मानेंगे तो अपवर्ड्स नेगेटिव आ जाएगा, जो कि बराबर है म्यू नॉट I2 बाई 8R। तो ये टोटल आ जाएगा डाउनवर्ड्स। इसके बाद हम I1 और I2 को यूज़ करेंगे, दैट इज़ म्यू नॉट I1 बाई 8R। यहाँ से I2 को रिप्लेस करेंगे, I2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ I1 बाई 8R, दैट इज़ डाउनवर्ड्स। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये 3 म्यू नॉट I1 बाई 8R है और ये भी 3 म्यू नॉट I1 बाई 8R है, और आपस में माइनस में है, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ये करंट एलिमेंट I1 डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जितना ये कर रहा है उतना ही ये I2 अपवर्ड्स कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। और जब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड को निकाल रहे हैं वो अलजेब्रिक सम आ जाएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड में, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आता है वो आ रहा है ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन 0। So the correct answer is option A. Hope you have liked this video and understood the concept behind this video. So please like and share this video with your friends and family, and please subscribe this channel. Thank you.